जय हिंद। भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस के री एग्जाम 2024 के लिए सामान्य हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट मेरी नज़र में सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट है अभी का पूरे मार्केट का, जो कि सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट है अभी आपका। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जब आप लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका लेवल बिल्कुल ही यूपी पुलिस के लेवल से मिलाया हुआ है, यानी कि कोई भी लेवल इधर उधर नहीं हुआ है। ये मार्केट का सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ठीक, आप पूरे प्रैक्टिस सेट को करेंगे, इसमें हमने गद्यांश के क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए हैं, बाकी छोड़ के आप उसको पूरे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल एकदम सही लेवल है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, शक्कर का सही अर्थ क्या होगा। तो ये एक मुहावरा है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ये मुहावरा नहीं, एक लोकोक्ति है। और इसकी अ, अ, इसकी इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो, हाँ बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन ए पहले का आपका राइट हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा। ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अच्छा चलिए, मुंह में घी शक्कर से मतलब एक और मुहावरा बताइए। मुंह की खाना, मुंह की खाना, मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो देखो, मुंह की खाना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बुरी तरह हारना। और अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ये क्या होता है, ये होता है आपका लज्जित होना। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर हो जाना। एक क्या होता है, एक होता है आपका मुख में राम बगल में छुरी, है ना, लोकोक्ति सही अर्थ होता है, यानी कि ऊपरी मित्रता, केवल ऊपरी मित्रता का दिखावा करना और अंदर से शत्रुता होना। मुख में राम बगल में छुरी। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है। प्राण, ओठ, दर्शन या तेल। तो एक वचन पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप उसको किसी सेंटेंस में यूज करें। जैसे कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो उड़ गए से क्या पता चलता है कि गए यानी कि बहुवचन शब्द है, तो ये आपका एक वचन नहीं है। उसके होंठ थरथराने लगे, उसके ओठ थरथराने लगे, तो ये भी क्या है, थरथराने लगे। और लगे आपका कैसा वर्ड होता है, बहुवचन होता है, इसलिए ओठ भी आपका नहीं होगा। आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, क्या बोलते हैं, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। गए हैं से क्या होता है कि यानी कि ये बहुवचन है। तेल आपका इसमें क्या है, एक वचन है। अब इसके अलावा क्या होता है, जैसे अगर कोई आपसे आंसू के बारे में पूछे कि आंसू क्या है, तो आंसू भी आपका बहुवचन है। ठीक है, आंसू क्या है, आंसू हमेशा बहुवचन में यूज होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तेल यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोरम का संधि विच्छेद कौन सा है। आपको बताना है कि मनोरम का सही संधि विच्छेद कौन सा है। मनः धन ओरम, मन धन रम, मनोधन रम या मनः धन रम। तो मनोरम का आपका सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, मनः धन रम। ये विसर्ग संधि का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, मनः धन रम, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ होता है कि जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। अच्छा चलिए आप बताइए, अंतर्ज्ञान किसको बोला जाता है। अंतर ज्ञान, अंतर्ज्ञान किसको बोला जाता है। अंतर्देशीय का क्या मतलब होता है, अंतर्देशीय। अंतर्ज्ञान किसको बोला जाता है, मन में होने वाला या फिर स्वाभाविक ज्ञान को क्या बोला जाता है, अंतर्ज्ञान बोला जाता है। ठीक, और किसी देश के अंदर होने वाले को क्या बोला जाता है, अंतर्देशीय। किसी देश के अंदर होने वाले को क्या बोला जाता है, अंतर्देशीय। इसी तरह का एक होता है अंतर्निविष्ट। अंतर्निविष्ट का क्या मतलब होता है, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान हो या स्थित हो, उसको अंतर्निविष्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपकी यूपी पुलिस के री एग्जाम 17 की फर्स्ट शिफ्ट में शायद आया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सेम यही नहीं आया था, लेकिन अस्त्र शस्त्र से संबंधित कुछ आया था। तो दूर से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार आपके अस्त्र कहलाते हैं, जो कि दूर से फेंक कर चलाए जाते हैं। जैसे मिसाइल हो गया, हथगोला हो गया, ये सभी क्या होते हैं, दूर से फेंक कर चलाए जाते हैं। और जो हथियार हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। शस्त्र यानी कि हाथ में लेके, और अस्त्र यानी कि फेंक के चलाया जाता है। जैसे कि तलवार हो गया, तो ये शस्त्र होता है तलवार। और मिसाइल, अगर मिसाइल की बात की जाए तो ये क्या होता है, अस्त्र होता है आपका मिसाइल। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुटिल का विलोम क्या है। जटिल, रूढ़, सरल या वक्र। कुटिल का विलोम क्या होता है।
कुटिल का विलोम की बात की गई है तो कुटिल का विलोम होता है यहाँ पे सरल। जटिल कुटिल का पर्यायवाची हो जाएगा। कठिन वक्र ये सब कुटिल के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विलोम शब्द की अगर बात की गई है तो आप मुझे कृत्रिम का विलोम बताइए। इसके अलावा आप मुझे कोप का विलोम बताइए। कोप का क्या विलोम होता है। कर्म का विलोम बताइए आप, कर्म का क्या विलोम होता है। और कृष्ण का विलोम बताइए, कृष्ण का क्या विलोम होता है। तो कृत्रिम का विलोम हो जाएगा आकृतिम या फिर प्राकृतिक। और कोप का विलोम क्या हो जाएगा, कृपा। कोप दृष्टि होना यानी कि बुरी दृष्टि होना, और कृपा दृष्टि होना यानी कि अच्छी दृष्टि होना। कर्म का विलोम क्या होता है, निष्कर्म अथवा अकर्म होता है। कर्म का विलोम निष्कर्म या फिर अकर्म। और कृष्ण का विलोम क्या होता है, श्वेत अथवा शुक्ल। कृष्ण वर्ण आप जानते होंगे जो हल्के सांवले रंग को कहा जाता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, श्वेत या फिर शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची कौन है। पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस बात पर ध्यान देंगे कि कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका अश्व, घोटक, सैंधव ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। यातुधान आपका राक्षस का पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। यातुधान किसका पर्यायवाची है, राक्षस का पर्यायवाची है। घोड़ा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, अश्व, घोटक, सैंधव, तुरंग ये सब क्या होते हैं, है, वैंधव, तुरंग, तुरग ये सब घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा यातुधान, असुर, दानव, दैत्य, निशिचर ये सब किसके होते हैं, ये सब राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। जो राक्षस, जिनको राक्षस बोला जाता है उसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, मोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब वाच्य कैसे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे मोहन को चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए मोहन को सीता से चेंज कर दें, सीता से चला नहीं जाता, तो आपके कर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और अगर कर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अगर हम कर्ता को चेंज कर रहे हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और अगर हम, तो ये कर्तवाच्य नहीं हो सकता है। और अगर हम कर्म को चेंज करें, जैसे बोले कि मोहन से दौड़ा नहीं जाता, तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ जाता जाति चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये कर्मवाच्य भी नहीं है। तो 8वीं का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, भाववाच्य है। कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे एबिलिटी बताता है, तो कैसा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेंगे। लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है, लोइक, किक, अक या इक। तो लौकिक शब्द में आपका इक प्रत्यय है। आप सभी को पता होगा कि लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है। एक प्रत्यय वाले कोई दो शब्द और बताइए, जैसे कि साप्ताहिक है ना, धार्मिक, राजनैतिक, मासिक ये सब क्या होते हैं, इक प्रत्यय वाले वर्ड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको लिंग बताना है, डिबिया, खटमल, दात्री या जीव। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो खटमल आपका पुल्लिंग है, बाकी डिबिया, दात्री, जीव ये सभी आपका कौन से वस्तु है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और कोई और पुल्लिंग शब्द बताइए दो चार। जैसे कि खजूर हो गया, खजूर आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। खरगोश हो गया, खरगोश तो आपका पुल्लिंग शब्द होगा, ये सभी को मालूम होगा। खलिहान की अगर हम बात करें तो खलिहान क्या है, खलिहान भी आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, खीरा की अगर हम बात करें, खीरा क्या है, खीरा भी आपका पुल्लिंग शब्द है। खूंटा, खेमा, खेल ये सब क्या होते हैं, ऐसे ही पुल्लिंग शब्द होते हैं, खलिहान, खीरा ये सब मिला के। ठीक है, खटमल के जैसे ही। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बैलगाड़ी में कौन सा समास है, बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है। तो बैलगाड़ी शब्द में आपका कर्मधारय समास है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी शब्द में आपका कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। क्योंकि बैलगाड़ी से कोई भी तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। तीसरा अर्थ अगर निकलता तो इसको हम बहुव्रीहि समास कह देते, या अलग से बैलगाड़ी कुछ अलग वर्ड बना रहा हो। बैलगाड़ी आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, बैल से चलने वाली गाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी को क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे। जैसे कि आशातीत, कर्णफूल, रसोई घर, जन्म रोगी। आशातीत आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कर्णफल क्या होगा, कर्णफूल, ये भी क्या होगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है, उत्साह शब्द का विशेषण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्साह शब्द का विशेषण कौन हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी शब्द की कितनी उपभाषाएं हैं। तो सभी को मालूम होगा कि हिंदी शब्द की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं,
हिंदी शब्द की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी शब्द की आपकी 5 उपभाषाएं हैं, सभी को मालूम होगा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। कौन कौन सी है? 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, अभी सभी आपको सभी के बताने की किस में कौन सा आएगा। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। चलिए, पश्चिमी हिंदी में आपका कौन कौन सी बोली आएगी? खड़ी बोली आपकी किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली कई बार पूछी जाती है। ब्रज भाषा आपकी पूछी जाती है, तो ब्रज भाषा किस में आती है? ये भी आपके पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी में आपकी कौन सी आती है? अवधी आती है। अवधी भी कई बार पूछी गई है कि अवधी कहाँ पे आती है, तो आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, ये सब आती होगी। ये जो राजस्थान की भाषाएं होती हैं, जैसे मारवाड़ी हो गई, जयपुरी हो गई, मेवाती हो गई। मेवाती एक होता है वो कि राजस्थान में आता है आपका, है ना। मेवाती कहाँ पे आता है? आपका राजस्थान में आता है। बिहारी में सभी को पता होगा मैथिली आती है, भोजपुरी आती है, मगही आती है। पहाड़ी में कौन सी होती है? कुमाऊनी होती है, गढ़वाली होती है। ये सब किस में आती है? पहाड़ी में आती है। तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। अवधी आपका किस में आता है? पूर्वी हिंदी में आता है। अच्छा, पूर्वी हिंदी में एक और आता है जिसको छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की जो भाषाएं होती हैं वो पूर्वी हिंदी में आती है। बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, यहाँ पे आपको पता होगा कि बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और यहाँ पे दोनों बार बेनी के अलग अलग मतलब हैं। तो ये आपके यमक अलंकार में उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि यमक अलंकार का एक और उदाहरण होता है कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता अधिका, जिसमें कनक कनक का अलग अलग अर्थ होता है। तो इसमें बेनी और बेनी के 2 अर्थ हैं। एक तो ये बेनी कवि हैं जो कि आपके रीतवाचक एक कवि हुए थे ना, कवि बेनी, और दूसरे बेनी का अर्थ चोटी से, चोटी। तो यहाँ पे बेनी, दोनों बेनी के 2 अलग अलग मतलब हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? संबद्ध रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए या प्रबुद्ध रहना चाहिए? तो देश की रक्षा के लिए उद्यत रहना चाहिए। उद्यत रहने का क्या मतलब होता है? तैयार रहना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो सभी को मालूम होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अच्छा चलिए आप ये बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? वैसे तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है और सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? न्यास के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए जाता है, हिंदी साहित्य के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मधुशाला के लेखक कौन है? सभी को मालूम होगा मधुशाला के लेखक आपके बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन आपके मधुशाला पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं बताइए, जैसे मधु कलश हो गया, दशद्वार से सोपान तक हो गया, नीड़ का निर्माण एक इनकी रचना है। नीड़ का निर्माण बहुत अच्छी पोयम है। नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर इसके अलावा एक इनकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये भी आपका हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य के सामान्यतः कितने गुण होते हैं? काव्य के सामान्यतः कितने गुण होते हैं? सभी को मालूम होगा काव्य के 3 गुण होते हैं। कौन कौन सा? माधुर्य गुण और ओज गुण, और कौन सा होता है? प्रसाद गुण। ये 3 गुण होते हैं। ठीक है, तो काव्य के होते हैं। आंतरिक सौंदर्य और रस के प्रभाव के आधार पर ये 3 गुण निकाले गए हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये तीनों गुण आप याद रखेंगे। काव्य के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी की वर्तनी शुद्ध है? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकता? तो इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका सांप्रदायिकता लिखा जाता है, ध्यान से आप देख लेंगे। सांप्रदायिकता लिखने का सही अर्थ ये है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले न बीते लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इसमें निहित शब्द कौन सा है?
तो आप सभी को दिख रहा होगा कि किस वर्ड का यूज हुआ है, हाई वर्ड का यूज हुआ है। और हाई किस लिए यूज होता है, करोड़ रस के लिए, ठीक। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार नहीं होता है, किसी की डेथ हो गई है, किसी नवविवाहित स्त्री के, पुरुष की डेथ हो गई है, तो यहाँ पे किसका वो है, करोड़ रस, ठीक है। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है, करोड़ रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक स्थायी भाव के द्वारा जैसे मूर्छित होकर गिर पड़ना, रोना, आहें भरना, ये सब किसमें होते हैं, करोड़ रस में आते हैं आपके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, गलत है बिल्कुल। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, गलत, होते हैं होगा। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, ये भी गलत है, लोगों के अनुभव बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सदगति में कौन सा समास होगा, सदगति में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। अच्छा, सदगति से सदगति का मतलब क्या होता है, सदगति में आपका कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सदगति का मतलब होता है कि मरने के बाद अच्छे लोक में जाना, तो इसका कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है, लेकिन दूसरे का तीसरा नहीं निकल रहा है। अगर तीसरा निकलता तो बहुब्रीहि समास होता। तो यहाँ पे क्या होगा, सदगति का मतलब होता है मरने के बाद किसी अच्छे लोक में जाना, और ये कर्मधारय समास होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, अधिमानता में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधि इसमें हुआ है, क्योंकि मानता एक मूल वर्ड है और इसमें अधि वर्ड लगा के आपका अधिमानता बनाया गया है। अधि का अर्थ होता है क्या, ऊपर, अधिक, या फिर स्थान में श्रेष्ठ जिसको बोलते हैं उसका अधि, अधि उपसर्ग का ये मतलब होता है। नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़ों में से एक जोड़ा गलत है, उसको पहचानिए। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, बिल्कुल सही है। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, ये भी सही है। आसन डोलना, विचलित ना होना, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसन डोलने का मतलब है विचलित होना, जैसे इंद्र का सिंहासन डोलने लगा तो उसको बोलते हैं विचलित होना, तो विचलित होने को बोलते हैं आसन डोलना। बाकी आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, ये भी एकदम सही है, ठीक है। मदिरा पीने के लिए प्याला के लिए एक शब्द कौन सा है, तो मदिरा पीने के लिए जो प्याला होता है उसके लिए एक शब्द है चषक, और यहाँ पे षटकोण वाले सा का यूज किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है, अकार्य शब्द, अकार्य शब्द एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव होता है अकाज, ठीक है। अकार्य शब्द तत्सम होता है, इसका तद्भव कौन सा होता है, अकाज। चैनल पे तत्सम तद्भव से रिलेटेड भी एक वीडियो आने वाली है, जैसे कि कैसे ये ट्रिक होती है कि कैसे आप बिना खुद देखे पहचान सकते हैं कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा, और सारी वीडियोस आती रहेंगी। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, तो संबंध कौन दर्शा रहा है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, बिना वर्ड यहाँ पे आपका संबंध दिखा रहा है, ठीक। उसके बिना, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो उसका संबंध तुमसे कौन दिखा रहा है, बिना वर्ड, इसलिए बिना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल बताइए। अब है आया है यानी कि ये वर्तमान काल का वाक्य होगा, और पढ़ी है यानी कि वो काम को खत्म कर चुका है, काम को क्या कर चुका है, पूर्ण कर चुका है, तो आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित किस वाक्य में संप्रदान कारक है, किस वाक्य में संप्रदान कारक, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, नहीं, अपादान कारक। राम घर पर सो रहा है, नहीं। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई चीज दान करने की बात आती है या किसी को देने की बात आती है, तो वहीं पे आपका संप्रदान कारक है। इसमें आपका दिख भी रहा है, संप्रदान के लास्ट में क्या लगा हुआ है, दान लगा हुआ है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि जब भी कुछ चीज दान करने की बात आएगी, जैसे राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इस पे एक क्वेश्चन 17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा भी गया था कि माँ ने बच्चों को मिठाई दी, माँ ने बच्चों को मिठाई दी, तो किसी के लिए कुछ कुछ देने की बात होती है, तो वहां पे आपका संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो ये इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है,
राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। राम ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो रोटी खाकर और रोटी मांगी, यही आपके विशेषण का प्रयोग हुआ है ऑप्शन डी में। उसने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ये आपका विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आल्हा का संबंध किस उपबोली से है? आल्हा आल्हा का संबंध, चलिए आप बताइए कि आल्हा कहाँ का लोकगीत है? वैसे आल्हा का संबंध बनाफरी लोक उपबोली से होता है। ये बुंदेलखंड की यानी कि बुंदेली की उपबोली है और इसका आल्हा का संबंध इसी बनाफरी उपबोली से होता है। आल्हा बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है, अगर आपको मालूम हो। आल्हा कहाँ का लोकगीत है? बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द बताइए। पराजय और माला, तो पराजय को क्या बोलते हैं? हार। और माला, फूलों की माला को भी क्या बोलते हैं? हार। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है यूपी पुलिस के लिए, और ऐसे कई सारे मॉक टेस्ट आएंगे इस चैनल पे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सारे वीडियो लास्ट तक देखिए। यहाँ तक आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।